नमस्कार दोस्तों। आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश से यह जो मुझे मंच मिला ऑनलाइन का, इसके लिए मैं इसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बस हम अपना सेशन जैसे ही हमारे बीच सभी मित्र जुड़ जाते हैं तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से राजमाता अहिल्या केंद्र को, मैं योग केंद्र को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मध्य प्रदेश से ये ऐसी पहल जब मैंने कल देखी कि आप फेसबुक में कई सारे मित्रों के इसमें फेसबुक लाइव में आपका एक सेशन चलता रहता है लगातार, जिससे काफ़ी लोग लाभ लेते हैं। तो एक बार आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि आवाज़ ठीक आ रही है क्या, जो भी मित्र जुड़े हुए हैं। जी दीपू जी, एक बार मुझे इसका कंफर्म कर दें आवाज़ का। चलिए, तो आज का जो हमारा विषय है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शैलेश शुक्ला, मैं ऋषिकेश में रहता हूं और योग की कक्षाएं यहाँ पर संचालित होती हैं, वह मैं लेता हूं और प्राकृतिक चिकित्सक हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है, हम लोग योग के साथ आहार को, जो हमारा भोजन है, तो अगर हम योग कर रहे हैं तो भोजन कैसे लें, और यदि योग नहीं भी कर रहा कोई तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए। अगर उसको बीमारियों से बचना है तो उसका भोजन उसको कैसे लेना चाहिए, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो सामान्यतः होता क्या है, जो हमारा भोजन होता है उसमें हम लोग बड़ी गलत चीज़ें लेने लग जाते हैं। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम सही कर रहे हैं, हमारा भोजन जो है वो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा भोजन होता है वो इतना अशुद्ध और इतना अप्राकृतिक होता है कि वो हमारे शरीर में जमता जाता है। एक तरीके से मान लीजिए, जैसे डस्टबिन में हमने कोई चीज़ डाल दी और फिर आधी डस्टबिन खाली की, आधी नहीं की, तो उससे क्या होगा कि वो जो आधी डस्टबिन बची रह गई वो कचरा जमता जाएगा और फिर एकदम से जैसे वो कचरा जम गया तो फिर एक बदबू आने लग जाती है, गंदगी फैलने लग जाती है ना, बीमारियां फैलने लग जाती हैं, वहाँ मच्छर पैदा होने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या दिक्कत होने लग जाएगी। आप अगर आप प्राकृतिक भोजन करने लग जाएंगे, आप शुद्ध भोजन नहीं करेंगे, आप अपने पेट को साफ नहीं रखेंगे, तो आपको समस्या होने लग जाएगी। तो अभी जो ये उदाहरण था, इसका कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग 3 चरणों में बात कर लेते हैं कि भोजन को हम किस तरीके से करें कि वो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बल दे। अगर आप शारीरिक रूप से ठीक हैं, आपका मन ठीक नहीं है, तो भी आप काम नहीं कर पाते, कोई चीज़ आगे नहीं कर पाते, आपके अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाती है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं, आप आध्यात्मिक रूप से चिंतन नहीं कर पाते, तब भी आपको समस्या होने लग जाती है। ठीक है। और शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक, ये तीनों रूप से ठीक होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन में सुधार। और आज हम लोग इसीलिए इस विषय पर बात करेंगे कि हमारा भोजन कैसा हो, योग के साथ कैसा हो। अगर कोई योग नहीं भी कर रहा है तो उसका भोजन कैसा हो।
ठीक है, जो बच्चे हैं उनका भोजन कैसा हो, महिलाओं का भोजन कैसा हो, पुरुषों का भोजन कैसा हो, यह सब हमें जानने की बड़ी ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप, जैसे नींद आती है ना आपको तो आप सो जाते हो, ऐसी ही भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, लेकिन भोजन में क्या करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे योग के विद्यार्थी हैं, मैं स्वयं योग में विद्यार्थी रहा और फिर बाद में शिक्षक के पद में आया। लेकिन यह समझ लीजिए कि जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में जीते हैं ना, तो कई बार लोगों से ये भी कि नहीं नहीं हम तो योग वाला भोजन नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम ये वाला भोजन नहीं करें। तो योग में क्या है, ऐसा भोजन तो है नहीं कि मतलब आप खा नहीं सकते। ऐसा भोजन है जो संयमित है, जो आपके पेट को बिल्कुल साफ रखेगा, है ना, आपके मन को बिल्कुल साफ रखेगा, आपको आध्यात्मिक बल देगा। अब हम बात करते हैं 3 चरणों की कि हमारा भोजन कैसा हो। मेन विषय पर अगर हम आ जाएं अपने, तो हमारा भोजन कैसा हो, तो सीधी सीधी सी अगर भाषा में, तो हमारा भोजन ऐसा हो जो सरल हो, मतलब जो आसानी से खाया जा सके और आसानी से पचाया जा सके, और पेट में जाने के बाद वो किसी तरीके से जमे ना। जमने का मतलब ऐसा है कि जो हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, उनसे वह भोजन आसानी से निकल जाए, है ना। अब आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो भोजन हम करते हैं, ठीक है, वो भोजन आपका एक 24 घंटे का जो सर्कल होता है, जो हमारा एक दिन होता है, उससे वह भोजन, उस मतलब जो भोजन करते हैं उससे जो पाचक रस मिलना होता है वो मिल जाए और फिर वो भोजन आपका मल द्वारा बाहर निकल जाए। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि वो जो भोजन किया वो भी नहीं निकला और उसके ऊपर से भी भोजन कर लिया, फिर भोजन कर लिया, फिर भोजन कर लिया, और खा क्या रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं खा रहे हैं जिससे हमारे शरीर को ताकत आए। खाने में क्या खा रहे हैं, कभी मान लीजिए कि सुबह सुबह उठे और पानी भी नहीं पिया। नेटवर्क की समस्या है थोड़ा सा, अभी देखिए, अभी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? चल ठीक है। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं, आप में से कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं ना, सभी मित्र बता सकते हैं कि आवाज़ ठीक है नहीं है। अच्छा, आवाज़ ठीक है, नेटवर्क रुक रुक के आ रहा होगा। ये मैं अब उत्तराखंड में, ये पहाड़ों में तो थोड़ा सा समस्या होती है। चलिए थोड़ा देर से वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो हमारा भोजन क्या रहता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि हम करते क्या हैं, फिर ये इस बारे में बात करेंगे कि हमें भोजन करना क्या है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कोई बीमारी हो गई है हमें, तो किस प्रकार से हम भोजन लें कि हम स्वस्थ हो जाएं। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यहाँ पे किसी एक के कारण आपका नहीं चलेगा। मान लीजिए आप शारीरिक रूप से ठीक हैं और मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, तो आपको समस्या है, आपका मन बड़ा विचलित है, आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। अगर आपका मन ठीक है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक है, लेकिन शरीर बिल्कुल अवस्थित कर लिया है भोजन कर करके कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं या तो बहुत पतले हो गए हैं, तो दोनों में समस्या आ गई, है ना। तो अब हमारा भोजन, आप सामान्य दिनचर्या में देखें, आप सभी मित्र, कुछ मित्र इसमें जो प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो योग के विद्यार्थी हैं, योग को अपने जीवन में उतार लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन योग के साथ भोजन का जरूर ध्यान दें। जो मित्र जिम जाते हैं वो भी भोजन का जरूर ध्यान दें। और जो मित्र सामान्य घर में रहते हैं, जैसे हाउस वाइफ का एक वो कह दिया कि मान लीजिए हम हाउस वाइफ हैं, ठीक है, महिलाएं कह दी,
तो उनके भोजन में क्या विशेषता होनी चाहिए जो उनको बड़ा मजबूत रखे। और अगर शरीर मजबूत है तो आप बाकी सारे कार्य भी कर पाएंगे, और अगर शरीर मजबूत नहीं है तो आप बाकी कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग आयुर्वेद की। आयुर्वेद में ये समझ लीजिए कि 150 रोग 150 आपके पेट से होते हैं। मतलब जो हम भोजन करते हैं वो भोजन पेट में पच रहा है, सड़ रहा है, क्या हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रोग आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अव्यवस्थित भोजन हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि सुबह उठे और सुबह के समय हमारे पेट को लिक्विड की ज़रूरत होती है, इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया ऊषा पान करने के लिए। मतलब आपको हल्का गुनगुना पानी, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, हल्का गुनगुना पानी अगर पी पाएँ तो आप पी लें, और अगर वो नहीं है तो फिर ताज़ा पानी पी लें या तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी पी लें, और अगर वो भी नहीं है तो सामान्य पानी पी लें, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे ही वो पानी आपके अंदर जाएगा तो ये जो बासी मुँह पानी पीने के लिए, तो ये जो सलाइवा बनता है ना, मुख में लार बनती है, जब आप इसको अंदर ये चली जाएगी, इसको थूकेंगे नहीं तो ये कंठ की प्रक्रिया को भी सुधारेगी। ये अपने आप में एक दवा है, इससे दवाई बनती है, तो ये कंठ को भी सुधारेगी, फिर आपकी श्वसन नली और भोजन नली, और फिर यहाँ पे आपका तो श्वसन नली कैसे काम करेगी ये। अब इसमें दो डिफरेंट हैं। ठीक है, ये कैसा, श्वसन नली में भी काम करता है। कई बार होता है किसी किसी को साइनस हो जाता है, तो मुख की जो लार होती है ना, जब आप उसको अंदर लेते हैं तो जब वो भोजन नली के द्वारा आपके पेट तक पहुंच जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है, वो लिक्विड के साथ गई, पानी के साथ गई, तो उसके जो अम्ल हैं, जो उसके क्षारीय तत्व हैं, वो क्या होगा, वो पेट में जाएगी। केमिकल जो उससे उत्पन्न होंगे, जो उससे लवण उत्पन्न होंगे, वह आपके पेट को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ करेगी और आपके पेट में कीटाणु उत्पन्न नहीं होने देगी। ठीक है, दूसरा, जो पेट साफ रहेगा तो साइनस को भी ठीक रखेगी। अब पेट साफ होगा, जब सुबह सुबह गुनगुना आपने पानी पी लिया तो पेट आराम से आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। हमारे भारत में लगभग 85% लोगों को ये बड़ा भ्रम होता है कि उनका पेट बड़े अच्छे से साफ हो जाता है। अगर वो व्यक्ति किसी भी रूप से बीमार है, शरीर में उसको मान लीजिए गठिया हो गया, उसको पाइल्स हो गई, उसको थायराइड हो गया, उसका मोटापा बढ़ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है। और समस्या क्या है उसकी, भोजन, वो अपना भोजन नहीं सुधारना चाह रहा, वो अप्राकृतिक भोजन लेता है, प्राकृतिक भोजन नहीं ले रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं हम, कि अभी तो हमने सुबह सुबह से, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कई बार हम पानी पीते हैं, नहीं पीते, फिर कभी ब्रेड खा ली, कभी चाय पी ली। ठीक है, नाश्ते में लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो आप ऐसा कुछ सूखा खा लेते हैं। तो आंतों को तो आपके सुबह सुबह क्या जरूरी था, एक लिक्विड जरूरी था जो आपके पेट को साफ कर सके, जो अंदर मल फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल सके। अब जो हमने सूखा खाया वो भी समस्या, फिर दोपहर में कुछ खा लिया, फिर थोड़ा देर बाद कुछ खा लिया, फिर थोड़ा देर बाद कुछ खा लिया। अच्छा, आजकल जो डाइटिशियन हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा देर बाद खाइए, मतलब थोड़ा 1 घंटे में ये खा लिया, फिर 1 घंटे में ये खा लिया, फिर 1 घंटे में ये खा लिया, 1 घंटे में ये खा लिया। ऐसा नहीं है। जो योग के विद्यार्थी हैं वो उपवास का महत्व समझते हैं। अभी हमारे साथ माताएं भी जुड़ी हुई हैं, तो अभी कल ही एक व्रत था एकादशी का। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं खुद भी मध्य प्रदेश से ही हूँ और ऋषिकेश में हूँ अभी इस समय पे। तो मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे व्रत रखते हैं, प्रदोष व्रत, बहुत, उसका महत्व क्या रहता है, वो क्यों रखते हैं व्रत। अगर बार बार ही खाना होता भोजन तो व्रत तो नहीं रख पाते। और हमारे यहाँ पे क्या सजेस्ट किया जाता है अब, कि आप थोड़ा थोड़ा देर में खाइए। कोई बच्चा जिम जा रहा है तो उसको ये सजेस्ट कर देते हैं कि आप एक काम करो, आप 2 केले खा के आओ, आप ये खा के आओ, आप इसके तुरंत बाद खा लो। इससे समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है,
समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है कि ना तो उस बेचारे का पेट साफ हो रहा, मतलब अब ये समझ लीजिए यहाँ से हमारा मेन टॉपिक है, अब हमारे साथ लोग भी जुड़ गए, तो ये समझ लीजिए कि जो कुछ हमने खाया वो पचा कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर पचा है तो हम स्वस्थ हैं, अगर नहीं पचेगा सड़ेगा, जैसे कोई भी जगह पे आप कचरा डालें वहाँ गंदगी होगी, ठीक है, कीचड़ होगा, उसके बाद वहाँ पे मच्छर होंगे और फिर तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी उसी जगह से। ठीक इसी तरीके से आपका जो पेट है वो डस्टबिन तो है नहीं, तो आप कुछ भी नहीं डाल सकते उसमें। इसीलिए आज जब सर ने बात की तो मैंने कहा कि हम लोग आहार के विषय में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा भोजन हम लोग लें जिससे हम बिल्कुल थोड़ा शक्तिशाली भी बने रहें और हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास हो सके। और भोजन ये निर्धारित करता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे होंगी, आप कैसे होंगे, ठीक है, और जो आपके बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो लोगों का मन कैसा होगा, उनकी बुद्धि कैसी होगी। तो हम बात कर रहे थे अपने डस्टबिन की, ठीक है, एक कचरा दान है, आप उसमें कोई चीज़ डाल दीजिए और फिर आप उसको ना निकालें, ठीक है, फिर भरते जाएं भरते जाएं, फिर जब वो फ्लो में आएगा, ऊपर आएगा तो थोड़ा गिर जाएगा, फिर आप भर देंगे, फिर गिर जाएगा, लेकिन देखिए कि वो जो नीचे कचरा जमा हुआ था उसमें वो वहीं रह गया, और जब वो वहीं रह गया तो फिर वो रोग उत्पन्न करेगा। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा भोजन हम लेते हैं, मान लीजिए सुबह भोजन ले लिया नाश्ते में, ठीक है, अब पिछले वाला भोजन भी नहीं पचा जो कल किया था, आज भोजन ले लिया, फिर दोपहर भोजन ले लिया और फिर शाम को भोजन, रात्रि का भोजन ले लिया। अब ये जो 3 टाइम का हमने भोजन लिया, हमारा भोजन तो पहले भी नहीं पचा था, मतलब पेट से वो निकला नहीं था, लेकिन हमने सुबह भी ले लिया, हमने दोपहर भी ले लिया और हमने शाम भी भोजन ले लिया, है ना। अब ये जो भोजन आपने लिया 3 टाइम का, ये तो पचा नहीं, मतलब पूरी तरीके से पूरी मात्रा में ना इससे पाचक रस निकल सके और ना ही ये भोजन ऑब्जर्व हुआ, ना आंतों ने इसे शोषित किया। अब ये क्यों नहीं किया, देखिए जैसे हम बार बार भोजन करते रहते हैं, ठीक है, बार बार कोई चीज़ होती है तो हम करते गए भरपेट भोजन कर लिया। अब ये वाले भोजन को पचने के लिए जो हम भोजन करते हैं उसको लगभग चाहिए 7 से 8 घंटे एक बार के भोजन को। बाकी आप लोग योग से जुड़े हुए हैं और इसमें कई बार लाइव सेशंस आते हैं, सर लोगों ने आपको बताया होगा कि इतने घंटे में फल पच जाता है, इतने घंटे में, तो जो दाल चावल सब्जी रोटी इसको लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और जो मैदे की चीज़ अगर खा ली, जैसे सुबह सुबह किसी ने समोसे खा लिए, है ना, और सुबह सुबह मैदे की कोई चीज़ खा ली, तो वो तो फिर सड़ता रहेगा, वो 1 सप्ताह के बाद ही उसका कोई चांस है कि वो पचेगा, नहीं तो मैदा का कोई चांस ही नहीं होता कि वो 1 दिन में पच जाए, ठीक है। तो वो जो आपने लिया, जो विशुद्ध आहार आपने ले लिया मैदे से संबंधित सुबह, तो वो 1 सप्ताह के लिए चला गया पेट में, अब वो भी पेट में सड़ेगा, रहेगा तो पेट में ही, आंतों में ही फंसा रहेगा वो, ठीक है। अब समस्या वहीं से उत्पन्न होती कि जो आप भोजन कर रहे हैं वो उसको भी नहीं पचने देगा, मतलब जो आप अलग से डालेंगे अब भोजन, वो भी भोजन अब नहीं जाएगा, मतलब वो गया और उससे पाचक रस भी शोषित नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। फिर हम सोचते हैं कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन शरीर में लगता क्यों नहीं है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं पतले पतले से, कहेंगे हम खाते तो बहुत सारा है लेकिन शरीर में नहीं लगता। महिलाओं में, बच्चियों में देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओडी की समस्या होने लग गई, पीसीओएस की समस्या होने लग गई, मंथली साइकिल में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने लग गए, पुरुषों में इतनी सारी समस्याएं आ गई। वो किस वजह से? केवल और केवल अनियमित भोजन करने से। और भोजन का सुधार कहाँ पे? अब वो जो बार बार खाया जा रहा है वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब वो पचे कैसे, इस विषय में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बार बार भोजन जो करने का एक नियम बना चुके हैं वह उस तरीके से भोजन ना करें, ठीक है। हम बात करते हैं कि भोजन को किस तरीके से करें और कौन सा भोजन हमारे लिए, सभी के लिए अच्छा है। तो भोजन ऐसा लें जो बिल्कुल प्राकृतिक हो,
प्राकृतिक मतलब जो 2 से 3 घंटे 4 घंटे में पच जाए। जैसे आप छिलके वाली दाल जो होती है ना हमारे, वो ले लें। सुबह के समय भोजन कैसा हो, दोपहर का कैसा हो और शाम का कैसा हो। सुबह के समय जो भोजन हो वो ठोस हो। ठोस भोजन का मतलब कि सुबह के समय आप देखें कि यदि आप थोड़ा सा योग व्यायाम प्राणायाम कर लें, ठीक है, या सुबह सुबह टहलने चले जाएं, पेट आपका अच्छे से साफ हो जाए पानी पी के, तो उसमें क्या करते हैं आप कि 9 से 10 बजे के बीच में आपको बहुत तेज़ भूख लग जाएगी, मतलब अच्छी तेज़ भूख लग जाएगी कि हाँ अब आपको भोजन की ज़रूरत है। और उस टाइम हम गलती कहाँ कर देते हैं, या तो कोई पानी पी लिया, है ना, किसी ने 1 रोटी खा ली, किसी ने 2 रोटी खा ली, और किसी ने ब्रेड खा ली, किसी ने समोसे खा लिए। अब वो सबसे बड़ी गलती है दिन की, वहीं से बीमारियां चालू हो जाती हैं। जब भूख लगती है तो सुबह का जो भोजन है वो ठोस होना चाहिए। अब नाश्ते के रूप में आज देखिए आप, सभी लोगों ने क्या बनाया हुआ है कि एक प्रक्रिया बना ली है कि चलो 2 रोटी सुबह खा ली, 2 रोटी दोपहर में, तो 2 रोटी तो खाना ही है ना सुबह। नाश्ते में तो आप रोटी ही खा रहे हैं, कुछ अलग से तो बना के खा नहीं रहे हैं। तो समस्या वहाँ पे है जहाँ पे हम केवल 2 रोटी खा के उठ जाते हैं और फिर दूसरी बार का इंतज़ार करते हैं। जब सुबह भूख लगे तो थोड़ा ठोस भोजन ले लीजिए, चाहे वो योग के विद्यार्थी हों, सामान्य हो, कोई भी हो। तो सुबह का जो भोजन आप लेंगे वो आपका मतलब बिल्कुल आपके शरीर को मजबूत करने में सहायक होगा, मतलब बलिष्ठ होगा आपका वो भोजन, आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा, आपको ऊर्जा देगा। मतलब सुबह सुबह का भोजन। फिर भोजन के साथ आप क्या ले सकते हैं, तो भोजन के साथ यदि आप छाछ ले लें, मट्ठा ले लें, और मट्ठे में शक्कर ना मिलाएं, चीनी ना मिलाएं, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें या खांड मिला लें, उसमें नमक भी ना मिलाएं। अगर आपको पीना है तो आप हल्का जीरा डाल के, और अगर मिलाना है, अगर आप मट्ठे का वो देखें तो लगभग 1 मिनट के अंदर जैसे ही आप उसमें नमक डालते हैं, है ना, तो वो उसके सारे तत्व जो उसके होते हैं पाचक रस वाले, वो सब खत्म हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। कभी आप रिसर्च करें, कभी पढ़ें, तो जैसे ही नमक आपने मिलाया उसमें, वो सब उसके तत्व खत्म, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं हो। तो भोजन के बाद आप मट्ठा ले सकते हैं, जो सुबह का भोजन है उसके बाद आप मट्ठा ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन में। दोपहर के भोजन में आप क्या लें, अगर आपको भूख लगती है तो दोपहर के भोजन में आप प्रयास करें कि आप या तो लस्सी ले लें, है ना, छाछ ले लें, फलों का रस ले लें, फल ले लें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ले लें जो हल्की हो। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग दलिया खाते हैं, वो दलिया सुबह सुबह खा लेते हैं। सुबह खाएंगे तो क्या होगा, फिर आप दोपहर में तो भोजन करेंगे ही करेंगे, तो आप उस दलिये को, आप उस ओट्स को, आप जो भी खा रहे हैं हल्का भोजन, वो दोपहर में कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। यदि आप सुबह खा लेंगे एक बार तो आपको ज़रूरत शाम को ही पड़ेगी, है ना, तो फिर आप शाम में शिफ्ट हो जाते हैं दोपहर के बाद। अब शाम का भोजन कैसा हो, शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाए, जब सूर्य हमारा डूबता है उससे पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है हमारे भोजन को जो जठराग्नि होती है वो बंद होने लग जाती है, जो भोजन को अग्नि पचाती है वो बंद होने लग जाती है, ठीक है, सूर्य की किरण के साथ ही। और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आप देखेंगे, जैसे अभी 7 बजा है तो आपको थोड़ी भूख लग जाएगी, फिर 8 बजे का थोड़ा और लग जाएगी, तो जैसे जैसे वो तीव्रता में जाएगा आपको भूख लगती जाएगी, और जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा तो आपकी भूख शांत होती जाएगी। अब लोगों ने तो 10 बजे खाना है, रात में 11 बजे खाना है, तो आयुर्वेद में कहा गया रात्रि का जो भोजन है वो विष है। मतलब सीधा सीधा सा कह दिया गया कि जो रात्रि का भोजन है यदि आप सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं तो वो तो ठीक भी है, लेकिन यदि आप रात्रि में करते हैं 10 बजे 11 बजे तो वो जहर के समान है, विष के समान है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भोजन पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, और अगर सड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी बीमारियां। आजकल एक बड़ा सामान्य सा रोग होने लग गया है लोगों को, गठिया, कब्ज,
है ना, आपके किसी भी एक हिस्से में दर्द होने लग जाता है। अब जब वो भोजन पचेगा नहीं तो वात पित्त और कफ भी कुपित हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। और जब वो बिगड़ जाएंगे तो कभी आपके कोहनी में दर्द होने लग जाएगा, कभी घुटनों में दर्द हो जाएगा, कभी कमर में दर्द हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है भोजन के ना पचने में। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो रात्रि का भोजन आपका कैसा हो, हल्का हो, लाइट हो। अगर आप ले भी रहे हैं तो थोड़ा। उसके बाद आपको 200 कदम कम से कम टहलना है। 200 कदम निश्चित कर लीजिए कि यदि रात्रि का भोजन किया तो आपको 200 कदम टहलना ही टहलना है। और यदि आप नहीं टहलते तो ये सोच लीजिए कि आने वाले 5 से 6 महीने में आप बीमार हो ही जाएंगे, निश्चित तौर पर बीमार हो जाएंगे। अभी कोविड का जो दौर आया उसमें कौन से लोग सबसे ज़्यादा बीमार हुए? जिनका भोजन अनियमित था, जिनका पेट साफ नहीं हो पाता था, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं थी। तो भोजन का रोल तो वही है ना, जैसे आप गाड़ी लेके जाएं और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो नहीं चल सकती। ऐसे ही आपकी जो गाड़ी है उसमें अगर भोजन अच्छा नहीं हुआ, आपका पेट्रोल अच्छा नहीं हुआ, तो वो बिगड़ जाएगी। आप पेट्रोल में पानी मिला दीजिए, आपकी गाड़ी बिगड़ जाएगी। इसी तरीके से आप भोजन में गलत भोजन मिला लीजिए, बाहर की चीज़ें, मैदा सबसे ज़्यादा आपको नुकसान करता है। तो बाहर की चीज़ें आप जैसे ही मिला देंगे आपका पेट खराब हो जाएगा। और फिर कुछ लोगों का होता है कि प्रतिदिन वही दिनचर्या, मतलब प्रतिदिन वही भोजन कर रहे हैं जो मैदे से निर्मित हो रहा है, या बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, ये सारी समस्याएं। तो भोजन का हमारे शरीर में बड़ा एक विशेष योगदान होता है। यदि आप भोजन ना करें तो आप देखेंगे कि आपको कमजोरी आने लग जाएगी। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कि भोजन हम सीधी सी मैं आपको बात बता दूं कि हम क्या क्या ऐसा चीज़ लें जिससे हम बिल्कुल लाइट वेट महसूस करें, एनर्जेटिक महसूस करें, ऊर्जा से भरे हुए रहें। तो यदि आप सुबह अंकुरित भोजन ले लें, जैसे आप नाश्ता ही करते हैं, तो आप यदि सुबह सुबह अंकुरित भोजन ले लें तो वो आपके लिए पूरे दिन का एक ऊर्जा का वो बन जाएगा, स्रोत बन जाएगा। दोपहर के भोजन में आप जो भी लेते हैं, मसाले आप डालें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना जलाएं ना आपकी सब्जी को, आपकी रोटी को, या आपके भोजन को, कि वो उसके सारे तत्व ही खत्म हो जाएं। अधिकतर हम क्या करते हैं, उसको इतना भून देते हैं कि उसके सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। और यही बात निकल के आती कि हम योग वाला भोजन नहीं करते, मतलब हम तामसिक भोजन करेंगे जिसमें हम कार्बन की मात्रा मिला देंगे। लोग, महिलाओं को अधिकतर गैस बनती है, आजकल बच्चों को भी बनने लग गई। क्यों? भोजन को इतना जला दिया, उसमें कार्बन उत्पन्न कर दिया। अब वो कार्बन अंदर जाएगा तो गैस ही तो बनाएगा, आपको बीमार ही तो करेगा, सर में माइग्रेन जैसी समस्याएं लेके आएगा। और पेट साफ नहीं होगा तो माइग्रेन सबसे बड़ी समस्या है कि आपको माइग्रेन होगा ही होगा। और फिर आप इसकी दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, बीपी आपको होगा ही होगा। ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि 150 रोग, 150 आपके पेट साफ ना होने के कारण होते हैं। जब आप प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको एनीमा के माध्यम से, आपकी दिनचर्या के माध्यम से, आपकी डाइट के माध्यम से आपको पेट साफ करने के लिए बोलते हैं, आपका पेट साफ वो करवाते हैं। और आप देखते हैं कि उस 9 से 10 दिन की प्रक्रिया में, जो प्राकृतिक चिकित्सा की प्रक्रिया होती है, उसमें आप ठीक होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पेट में जो गंदगी भरी हुई थी वो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। हाँ, फिर आप बीमार भी होने लग जाते हैं क्योंकि आपने फिर से गंदगी भरनी चालू कर दी। तो यदि हम अंकुरित भोजन लेते हैं तो वो हमारे दिन के लिए, मतलब उसमें छिलके भी हैं, प्रोटीन भी हैं, उसके तत्व नष्ट नहीं हुए। हमें ऐसा भोजन लेना है जिसको मिट्टी में यदि डाल दिया जाए तो वो अंकुरित हो जाए, वो अपने समान और भी चीज़ें बन। आप गेहूं ले लीजिए, गेहूं को ऐसे ही मिट्टी में डाल दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। चने डाल दीजिए, ठीक है, दाल कोई डाल दीजिए, लेकिन आप ब्रेड को डाल के देखिए, हो सकता है डबल हो जाए, आपके दूसरे दिन के काम आ जाए।
आप समोसे को डाल के देखिए, आप चाउमीन मैगी ये सब को डाल के देखिए जमीन पे, मिट्टी पे, गमले में अपने, हो सकता है कि डबल हो जाए। तो ऐसा भोजन लेना है जो अंकुरित हो जाए, मतलब जो प्राकृतिक है, जिसमें जीवंतता है। जीवंतता भोजन कौन है? जिसमें जीवन है। और जीवन किसमें है? जो अंकुरित हो जाए मिट्टी में डालने से। और वही भोजन इंसान के लायक है। अब जो मांसाहार करते हैं उनको सबसे अच्छी बात है कि आप मिट्टी में दबा दीजिए उस मांस को, वो बदबू मारने लग जाएगा। ठीक है, समोसे को दबा दीजिए, वो बदबू मारने लग जाएगा। ठीक है, मतलब आप उसको घर से बाहर फेंक देंगे। अब आप ये सोचिए कि जब वो मिट्टी में उसको गलने में समय लग रहा है तो आपका पेट भी, तो फिर भी आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, वो बड़ी समस्या है ना। तो ऐसा भोजन लें जो अंकुरित हो, जिसमें जीवन हो। आप दालें खाएं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोपहर के भोजन में जैसे कोई अंकुरित खाना चाहते हैं सुबह, तो अंकुरित खा लें। दोपहर के भोजन में आप प्रयास करें कि इसी तरीके से, अच्छा दोपहर के भोजन में या कभी भी आप भोजन करें, तो अभी आदत है हम लोगों की, और मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया चलती है क्योंकि मैं भी मूलतः मध्य प्रदेश से ही हूँ, तो पता है दाल चावल सब्जी रोटी रायता और पता नहीं खीर जो भी बन जाएगा वो एक ही थाली में रख के सब कुछ खा लेंगे। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो समस्या कहाँ आती है, उत्पन्न होती है कि जो मिक्स भोजन हमने कर लिया, हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि पाचक रस उत्पन्न होता है ना। क्या उत्पन्न होता है? पाचक रस। भोजन को पचाने के लिए पाचक रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ अगर मेन पॉइंट पे बात किया जाए तो जो पाचक रस हमारा होता है ना, अब इसको एक तरीके से ये मान लीजिए आप, रोटी को पचाने के लिए अलग पाचन रस उत्पन्न होता है ना। सब्जी को पचाने के लिए अलग, सब्जी कौन सी खाई ये भी मायने रखता है। फिर आपने खीर खाई, दूध की कोई चीज़ खाई, उसको पचाने के लिए कौन सा रस निकलेगा, है ना। मतलब अलग अलग जितने प्रकार के भोजन किए उसको पचाने के लिए अलग अलग प्रकार से कौन सा रस निकलेगा। अब इस प्रक्रिया को यदि आप समझ गए तो आप अपने भोजन में अपने आप संयमित हो जाएंगे। अब आपने दाल चावल खाया, ठीक है, तो एक दो प्रकार का रस मिला और भोजन डाइजेस्ट हो गया, लेकिन आपने उसमें रोटी भी मिक्स कर दी, दाल चावल भी मिक्स कर दिया, खीर भी मिक्स कर दी, तो वो जो रस निकल रहा है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाए। मान लीजिए आपको जाना है और आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन अब वहीं से आपको 5 रास्ते दिखने लग जाए तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे कि आपको किस रास्ते में जाना है। आपके पास विकल्प आ गए इतने सारे। अब भोजन को पचाने के लिए पेट के पास जो पाचक रस है उसके पास इतने सारे विकल्प आ गए हैं कि वो किसको पचाए, बताइए। और हम कहाँ गलती कर रहे हैं सर? हम गलती कर रहे हैं कि रोटी भी खा ली, सब्जी भी खा ली, खीर भी खा ली, पूड़ी भी खा ली, मतलब हर चीज़ खा ली। पेट है, डस्टबिन नहीं। अब वो डस्टबिन समझ के तो सबकी चीज़ें खा ली, अब वो पाचक रस तो निकल नहीं रहे बराबर मात्रा में। अब वो भोजन अनडाइजेशन में चला जाएगा, मतलब अब उसका डाइजेशन होगा नहीं, वो सड़ेगा और फिर उससे बीमारियां होंगी। बीमारियों में अगर मोटी मोटी थायराइड हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, घुटनों में दर्द, वात से संबंधित रोग, पित्त से संबंधित रोग, कफ से संबंधित रोग। अगर भोजन आपका सही नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आप न पढ़ाई में आगे बढ़ सकते बच्चे, न महिलाएं अपना जो घर में जीवन व्यतीत करती हैं वो भी अच्छा नहीं हो सकता, और जो ऑफिस वर्कर हैं जो बाहर काम करते हैं वो भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन सही नहीं है। तो पाचक रस बड़ा महत्वपूर्ण है आपके भोजन को। तो कभी भी मिक्स भोजन ना लें। दाल चावल सब्जी, आपको भूख है, आप मान लीजिए आपका मन कर रहा है आपको दाल चावल खाना है, आप दाल चावल खा लीजिए। आपको रोटी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आप रोटी सब्जी खा लीजिए।
आपको पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आप पूरी सब्जी खा लीजिए। आपको खीर खाने का मन कर रहा है तो रोटी सब्जी के साथ खीर खा लीजिए, दाल चावल के साथ खीर खा लीजिए। थोड़ा गैप दे के खा लीजिए जिसमें वो भोजन पचे, उसको समय मिल पाए उस भोजन को पचने के लिए, है ना। इसी तरीके से अब देखिए, जो एक बात इसमें और ध्यान रखें, ये तो हो गया हमारा कि हम मिक्स भोजन ना करें, मतलब बहुत सारे व्यंजनों को एक साथ मिला करके भोजन ना करें, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा उतना शारीरिक व्यायाम नहीं है जितना हम भोजन अभी कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक गलत फहमी क्या होती है, भोजन तो लोग बड़ा तगड़ा कर लेते हैं, मतलब बहुत तेल मसाले वाला, लेकिन कभी अपने आप को ये भी नहीं देखते कि क्या आपका उतना शारीरिक व्यायाम है, क्या आप उतनी ऊर्जा को खर्च करते हैं जितनी ऊर्जा आप ले रहे हैं, जो आप पचाना चाह रहे हैं, है ना, वो क्या आप उतनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। जैसे हम लोग घी बहुत खा लिया, ठीक है, पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि घी बहुत खाते थे, तुम भी खाओ, अपने बच्चों को भी खूब खिलाने लग जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग थे वो कितनी मेहनत करते थे, खेत में हल चलाते थे, घूमने जाते थे, पैदल सारे कार्य होते थे। लेकिन आपका बच्चा तो साइकिल से भी नहीं जा रहा, वो तो दौड़ने भी नहीं जा रहा, वो घर में ही पड़ा रह रहा है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाए जा रहे हैं, प्रोटीन के नाम में, विटामिन के नाम में, पता नहीं क्या क्या। तो वो कहाँ जाएगा, वो इकट्ठा होता जाएगा, और जैसे ही वो इकट्ठा होगा वो फिर वो बीमारियां उत्पन्न करता जाएगा। तो भोजन को संयमित रखना बड़ा जरूरी है। अब रात्रि का भोजन जो है, वो रात्रि का भोजन बड़ा थोड़ा सा कर दें, मतलब दलिया खा लें, दाल खा लें, रोटी सब्जी खानी, 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खा लें। और भोजन में कभी भी बाहर के पेय पदार्थ मिक्स ना करें, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भोजन के साथ कभी ना लें। ये दोनों जहर हैं, एक तो बाहर का भोजन और कोल्ड ड्रिंक, उसके साथ यदि आप दोनों चीज़ें लेते हैं तो दोनों जहर हैं, और वो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लिख के ले लीजिए, महीने 2 महीने में जो आपने खाया था उसका दुगना तिगुना आपको देना पड़ेगा बाहर वाले को जाके। और वो केवल इसलिए क्योंकि वो ना तो वो डाइजेस्ट होगा, वो वहीं सड़ेगा, और जब तक डॉक्टर साहब आपको दवाई नहीं देंगे, जब तक कोई चिकित्सक आपको सलाह नहीं देंगे, कोई दवाई नहीं देंगे, तब तक वो भोजन पच नहीं सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि आपका भोजन इस तरीके से हो। दूसरा, जो हम बार बार भोजन करते हैं, मैंने अभी कहा कि बार बार भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए कि हमारा भोजन को पचाने के लिए पाचक रस निकलता है, ठीक है। अब उस पाचक रस को वेस्ट कर दें, अगर मान लीजिए कि आपने 2 रोटी खाई, अब पाचक रस तो एक लिमिट में निकलेगा, मान लीजिए 1 कप पाचक रस निकला 2 रोटी को पचाने के लिए, है ना, तो वो आपने, फिर आपने 1 बिस्किट खाई, तो वो जो कप का रस था, वो जो 1 कप रस था वही निकलेगा ना, पचाना तो है ही है उसको, बिस्किट को, तो वो निकलेगा। अब 1 बिस्किट को पचाने के लिए रस की मात्रा इतनी चाहिए थी, निकला इतना पाचक रस, वो है क्या, वो तो एसिड ही है, भोजन को जो पचाएगा वो एसिड ही है ना, तेजाब है। अब वो अगर भोजन के साथ मिक्स नहीं हुआ, वो मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर नहीं निकला, तो फिर क्या होगा, फिर आपको समस्याएं हो जाएंगी, पेट से संबंधित मूलतः सभी समस्याएं, यूरिक एसिड की भी, शुगर की भी, बीपी की भी, हाई बीपी, लो बीपी, माइग्रेन, मतलब डिप्रेशन तक का सबसे बड़ा कारण आपका भोजन है। डिप्रेशन में जो व्यक्ति रहता है उसको आप देख लीजिए, या जो व्यक्ति बीमार रहता है, आप उसके भोजन में थोड़े लिक्विड ज़्यादा कर दीजिए, जूस ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है, पानी की मात्रा बढ़वा दीजिए उसके वजन के हिसाब से। अच्छा, वजन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो प्रयास करेगी कम से कम 6 से 7 लीटर पानी दिन में बैठ के सिप सिप करके पिए, खड़े होकर के पानी ना पिए। भोजन के तुरंत बाद यदि आप पानी पिएंगे तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, ये लिख के ले लीजिए। फिर कोई 60 किलो का है तो वो 6 लीटर कम से कम पानी पिए, कोई 50 किलो का है तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। और जो 50 से नीचे वाले हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, 18 साल के बाद,
वो अपने भोजन पर ध्यान दें, क्योंकि 50 से नीचे का जो वजन है वो थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। तो 45 से 50 के बीच में महिलाओं का रहे और पुरुषों का 50 से ऊपर, और ये भोजन के से ही होगा। तो जो आपने एक बाइट ली थी ना कि चलो एक बाइट ले लें, उससे वो आपने खा तो लिया, आपको ये पता नहीं है कि वो जो पाचक रस है वो उतना ही निकलेगा और पचाने के लिए इतना लगा, बाकी हो गया वेस्ट। अब वो जो वेस्ट हुआ वो गैस भी बनाएगा, वो यूरिक एसिड भी तैयार कर देगा, वो एड़ियों में भी दर्द कर देगा और वो आपके सर में भी दर्द कर देगा। तो ये बड़ा थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला है कि हमने क्या खाया और क्या नहीं खाया, इससे हमारे शरीर में क्या होता है। अब कई बार होता है कि भोजन लेने के बाद, ये भोजन लेते तो हैं लेकिन भोजन पचता नहीं है। तो उसके लिए आप सबसे पहले यही करें कि जैसे आपको वजन कम करना है, ठीक है, या आपको वजन बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप भोजन में इस तरीके से जब आप सुधार कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन अपने आप घटने लग जाएगा। केवल पानी पीने के माध्यम से आप अपने वजन को घटा सकते हैं। बैठ के सिप सिप करके पीने, वजन के अनुसार, जो अभी बताया ना कि वजन के अनुसार आप पानी पीने लग जाइए। जैसे ही आप वजन के अनुसार पानी पीने लग जाएंगे वैसे ही आपका वजन अपने आप कम होने लग जाएगा और बहुत जल्दी कम होने लग जाएगा, बैठ के सिप सिप करके। फिर आपका भोजन जब बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जीवंत भोजन जो आपको ऊर्जा दे। और फिर चौथा पॉइंट हम अगर बात कर लें कि आप यदि जैसे पतले लोग हैं तो वो देख लें कि पेट साफ हो रहा है नहीं। यदि पेट साफ नहीं हो रहा तो आप किसी योग चिकित्सक से संपर्क कर लें, ठीक है। या तो अपने भोजन में ठोस भोजन, बाहर का भोजन भी बंद कर दें और ठोस जो खूब सारा खा लेते हैं वो भी बंद कर दें, लिक्विड में आ जाए। मतलब सुबह अच्छे से पानी पिएं, दोपहर हरी सब्जियां खूब खा लें, मतलब कच्ची सब्जियां खा लें, सलाद खूब खा लें और उसके बाद जो भूख लगे 1-2 रोटी की वो खाएं सलाद के बाद। फिर आप शाम में भी कोई दलिया या दाल छिलके वाली मूंग की दाल यदि आप रोज़ खा लें तो आपको पेट से संबंधित समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक व्यवस्थित दिनचर्या में आ जाते हैं, आपका जो भोजन है वो व्यवस्थित होता है और जीवंत। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, कई बार लोग भोजन के संबंध में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, ठीक है। और मैं ये इसलिए इतने उससे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वो क्या खाएं क्या ना खाएं, ये समस्या है। यदि आप जिस तरीके से इस सेशन में बताया गया भोजन के लिए, आप जीवंत भोजन देख लीजिए अपने आप के लिए, जो भोजन मिट्टी में डालने से अंकुरित हो जाए, जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, जिसमें वाइटल फोर्स है, वो भोजन आप लीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, है ना। अब जिनको गैस बनने लग जाती है वो खाना खाने के बाद पानी ना पिए, ठीक है सुख जी। और अगर आपको गैस बनती है तो एक सबसे अच्छा प्रयोग होता है जीरे का। आप जीरे को ले लीजिए, उसको क्या करना है, आपको 1 चम्मच जीरा फाँक लीजिए और चबा चबा के उसको खा लीजिए। चबाने के बाद ऊपर से 5 मिनट के बाद आप गुनगुना पानी पी लीजिए हल्का। आप देखेंगे ना आपको इनो की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी भी और अन्य पदार्थ की। और आप अगर आपको रोज़ गैस बनती है तो आप 15 दिन इसको रेगुलर कर लें। जब आपको गैस बनती है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और यदि फिर भी ठीक नहीं होता तो इस जीरे का पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा अजवाइन मिला लें, दोनों को भून के मिक्स करके और हल्का काला नमक मिला के रख लें। उसके बाद आप 1 चम्मच लें, उसको आधे घंटे या 15 मिनट पहले, भोजन के पहले आप खा लें, तो आपका भोजन डाइजेस्ट होने लग जाएगा। गैस बन रही है शरीर में, इसका मतलब यही है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस सेशन को आप पूरे बड़े ध्यान से सुने तो इसमें बार बार इसी चीज़ को बोला गया है कि पेट को साफ रखें।
भोजन ऐसा लें जो जीवंत हो। अब मैं आपको ये बताऊं आप ये वाली सब्जी खाओ, आप ये वाली सब्जी खाओ, हम नहीं खा सकते, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां हैं। कभी कभी लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी लोगों के पास नहीं है। तो वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको एक प्राकृतिक चिकित्सक कुछ सुझा सकता है तो वो यही सुझा सकता है कि जो प्राकृतिक रूप से आपको मिले, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद हैं, जो मौसमी फल हैं, आप खा सकते हैं। अब एक अचंभव वाली बात क्या होती है, अभी हाल में ही मेरे साथ एक बच्चा गया तो नारियल पानी के लिए बोला गया उसे, तो उसने कहा नहीं महंगा आता है। तो कितने महंगा आता है? 70-80 रुपए का। और वही बच्चा बाहर जाता है और एक पिज्ज़ा 150-200 रुपए का लेके खा लेता है, और वो पिज्ज़ा जो सप्ताह तक नहीं पचने वाला, और वो नारियल पानी जो उसको लगभग 2 से 3 दिन चार्ज रखता। तो डिफरेंट वहां पे समझना है कि भोजन में प्राण है कि नहीं है, भोजन जीवंत है कि नहीं है, भोजन में ऊर्जा है कि नहीं है। जो भोजन अब खाने के बाद कई बार होता है नींद आ रही है, सोए जा रहे हैं ऑफिस में बैठे, क्यों? क्योंकि वो भोजन अशुद्ध है, उस भोजन में शक्ति नहीं, उस भोजन में ऊर्जा नहीं। जो भोजन जीवंत लेंगे आप देखेंगे आधे घंटे में बिल्कुल आपको लगेगा अरे आप तो चार्ज हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय थी हमारी, है ना। उपवास एक छोटा सा टॉपिक, और उपवास जरूर करें। मतलब आपको सर लोग भी बताते होंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यदि आप शाम को 6 बजे भोजन कर लेते हैं तो आप प्रयास करें कि सुबह लगभग 9 से 10 बजे 12 बजे तक, जब तक कड़क भूख ना लग जाए आपको, तब तक आप भोजन ना करें। हाँ, कई बार होता है ना ऑफिस जाने के चक्कर में खा लिया कि यार भूख नहीं लग रही फिर भी खा लिया, वो भोजन भी डाइजेशन में आपके नहीं जाएगा, वो भोजन भी ऐसा का ऐसा ही निकल जाएगा, उससे पाचक रस आपके नहीं बनेंगे, ठीक है, शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी। तो सप्ताह में 1 दिन का उपवास करें। और कुछ लोग होते हैं ना उपवास के नाम से डर जाते हैं, हमसे भूखे नहीं रहा जाता। मैं आपको बोलता हूँ हम प्रतिदिन उपवास कर सकते हैं। कैसे? मैंने कल रात भोजन किया, ठीक है, दूध अगर आप पैकेट वाला लेंगे मान लीजिए तो आपको गैस बनेगी ही बनेगी, स्वाभाविक सी बात है। खाने के बाद पानी बंद करवा दीजिए और जीरे का प्रयोग करिए, तो किसी भी कारण से गैस बन रही होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अपने भोजन पे, है ना। तो इस विषय का आप विशेष ध्यान दें कि आपका भोजन आपके पेट में कैसा जा रहा है। आपको जब तक, अब हम रोज उपवास कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 6 बजे खाया, ठीक है, और आपको 12 बजे तक भूख नहीं लगी, तो आप उस टाइम तक भोजन मत करिए। जब आपको भूख लगे तभी आप भोजन कर लीजिए। रात में ऐसा नियम नहीं रखना, ये नियम सुबह, और फिर 12 बजे खा लिया और मान लीजिए आपको 6 बजे भूख लग रही है बिल्कुल तेज कड़क, तो आप उस टाइम भोजन करिए। अगर रात में यही चीज़ कड़क भूख लग रही है, मैं कई बार जाता हूँ बाहर तो लोग देखता हूँ कि उनके बच्चे 12 बजे रात में उठ के मैगी खा रहे हैं, 12 बजे उठ के खाना खा रहे हैं, 2 बजे खाना खा रहे हैं। ये कोई नियम है? उस टाइम जठराग्नि बिल्कुल शून्य होती है, मतलब जो भोजन को पचाने वाली शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो आग है, वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। और आप उस टाइम भोजन करेंगे तो आपको दिक्कत, तो 6 बजे शाम के बाद, 7 बजे शाम के बाद भोजन आप ना करें। और ये बड़ा ज़रूरी भी है, रात्रि का भोजन विष के समान है। आप पानी ना पिएं भोजन के बाद तो आपको बाकी समस्याएं भी नहीं होंगी। ये पानी का भी इसलिए है, सर लोग भी आपको बताते होंगे जब आहार की कक्षाएं लेते हैं, कि अगर आप पानी भोजन के बाद तुरंत बाद आप ले लेंगे तो क्या होगा, चूल्हे में आप खाना बना रहे थे, खाना पक रहा था और आपने उसमें पानी डाल दिया तो आग गई बुझ। तो अब जो भोजन को पचाने वाली अग्नि प्रदीप्त हुई थी पेट में, ऊपर से पानी डाल दिया तो बुझ गई। तो भोजन को इस तरीके से लें कि थोड़ा सा हवा के लिए भी जगह बची रहे और थोड़ा पानी के लिए भी जगह बची रहे और आपका पेट भी भर जाए। तो मतलब आपको 4 रोटी की भूख है तो थोड़ा आप 3 रोटी खा लीजिए। रात में आप 10 रोटी खाते हैं तो प्रयास करिए कि आप 3 रोटी खा लीजिए, मतलब आपका पेट थोड़ा भरा ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप प्रयोग करें। उपवास आप जरूर करें, उपवास के नाम से घबराएं ना। और उपवास में एक चीज़ और होती है क्या,
अधिकतर लोग सुबह तो भूखे रह लेते हैं, शाम को भरपेट मतलब खूब सारे व्यंजन खा लेते हैं उपवास के नाम पे। ऐसा आपको नहीं करना। यदि आप ऐसे करेंगे उपवास में तो आपको दिक्कत होगी। वो भोजन भी डाइजेशन में नहीं जाएगा। रात्रि का भोजन तो भी सही है, तो वो भी भोजन डाइजेशन में नहीं जाएगा, इंडाइजेशन में चला जाएगा, वो सड़ेगा। तो भोजन जब आप उपवास रहें तो लिक्विड का खूब प्रयोग करें, जूस पी लें, फल खा लें, और किसी एक प्रकार का फल खाएं, मिक्स फल ना खाएं, केले अमरूद अनार ऐसा नहीं, एक फल खा लें, सेब खा लें। उपवास में केलों का प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि कई बार होता है केले भी गैस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो अभी उपवास, ये एक तरीके से कह दीजिए लघु उपवास हो गया। 12 घंटे का, 13 घंटे का, 14 घंटे का, 9 से 9 का हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप उपवास कर लें। सुबह पेट साफ हुआ, उसके बाद हम थोड़ा पानी पीते गए, जूस पीते गए, मतलब जब तक हमें कड़क भूख नहीं लग रही तब तक हम भोजन ना लें। और आहार आपका कैसा है, मान लीजिए आप खूब तला मला खा रहे हैं, है ना, आप खूब घी खा रहे हैं, आप मेवे खा रहे हैं, आप मिष्ठान खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी शारीरिक व्यायाम क्या है ये आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके शरीर में, और फिर उस शरीर का मतलब नहीं रह जाता जिसमें आप ना चल पाएँ ना उठ पाएँ, बस दूसरे आपके लिए काम करते रहें। तो आप अपने लिए तो दिक्कत है ही है, दूसरों के लिए दिक्कत ना बने कि दूसरों को भी परेशानी हो जाए। तो अगर स्वस्थ रहना है तो आहार को संयमित रखें, जीवन वाला भोजन लें जिसमें जीवन है, अपने व्यायाम पर ध्यान दें जो आपको बाकी सेशंस में मिलते ही रहते हैं। और ये बड़ी अच्छी पहल मुझे लगी कि सर लोग आपके और राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश से आपको इतनी सारी चीज़ें लाइव दी जा रही हैं, क्योंकि आजकल इस तरीके की चीज़ें होती नहीं हैं। लोग ना समझना चाहते, और सामने वाला भी क्यों देगा आपको। अगर कोई व्यक्ति है वो आपको क्यों बताएगा। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम मुझे लगा कि इस तरीके से जुड़ना हुआ, और आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं, आप कमेंट में लिखते जाएं तो मैं बताता जाता हूं कि आपको। लेकिन सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ के और बहुत ज़्यादा उलझन में मत जाइए कि भोजन इस तरीके से लेना है, ये करना है इस टाइम। ये आप जीवंत भोजन चुन लें और जो सही लगे वो भोजन करें, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से योग केंद्र का आभार, आप लोग आए सुना उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे हम लोग। अपना ध्यान रखें, भोजन संयमित रखें और योग व्यायाम करते रहें। बहुत धन्यवाद।